तेजा। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा। हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा। हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा। हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। 1719 जुलाई बालाजी पेशवे सातारा पहुंचे। उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने उन्होंने सारा अपना ध्यान जो था वो नई प्रणाली विकसित करके लागू करने में गुजारा। नई नियुक्तियां की, नए पद तैयार किए, नए टैक्स लगाए, किसानों को पर्याप्त मात्रा में राहत देने का काम किया, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उसने किया, पुजारियों का नया वेतन उसने फिक्स कर लिया। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ सातारा पहुंचे और सातारा में ही वो अपने लड़के के शादी तक रहे। इसके बाद 2 अप्रैल 1720 में पुणे से नज़दीक सासवड़ में इनका निधन हो गया। बालाजी विश्वनाथ का परिवार वैसे तो छोटा दिखता है। पत्नी थी राधाबाई और उसके 2 पुत्र हुए और 2 कन्याएं भी उनको प्राप्त हुई। 1698 में विसाजी उर्फ हम जिसे प्रथम बाजीराव कहते हैं उसका जन्म हुआ। तो 1708 में अंताजी चिमाजी अप्पा जिसे कहते हैं उनका जन्म हुआ। अन्य 2 लड़कियां भी उनको प्राप्त हुई। वैसे राधाबाई के बारे में बताऊं, ये राधाबाई कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास रखने वाली महिला थी। पढ़ी लिखी तो थी। बताते हैं कि वह बालाजी विश्वनाथ के सारे राजनीतिक पत्र व्यवहार जो होते हैं उनको हैंडल करती थी। सारी उनकी जो व्यक्तिगत ऑफिस जिसे कहते हैं उनकी सारी देखभाल, उनकी सारी लिखा पढ़ी राधाबाई ही संभालती थी। आगे कुछ वर्षों के बाद, वयस्क होने के बाद, एक राधाबाई का किस्सा 2-3 जगह पे लिखा है कि राधाबाई सड़क पे जा रही थी। सड़क पर एक ब्राह्मण महिला को कुछ परेशानी थी तो उसका हल उसे निकाला कि वो ब्राह्मण महिला को लेके राधाबाई उसके पति के पास गई और जाहिर चौराहे पे उस पति ने महिला को माफी मांगने के लिए राधाबाई ने विवश किया है। तो दमदार और ढाढ़स वाली तो थी, क्योंकि एक ब्राह्मण महिला को अपने पति से जाहिर चौराहे पे माफी दिलवाना उस समय पुरुष के लिए सबसे बड़ा अपमान था। इस राधाबाई का निधन जो है ये अप्रैल में ही हुआ, लेकिन 33 साल बाद। मित्रों, ये सब सोच के आप गौर करो। हमेशा इस पुण्य भूमि में, भारतवर्ष में, जब भी व्यवस्था चरमाई है, अंधाधुंध माहौल तैयार हुआ है, सामाजिक उलट पलट हुई है, तो हम में से ही, सामान्यों में से ही कुछ युग पुरुष भी तैयार हुए हैं। निसर्ग चक्र के तहत राक्षसों का प्रभाव जब भी बढ़ता है, देवता उत्पन्न उनके संहार के लिए हुए हैं। 30 साल की छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का सपना जो था, ये कल्पना जो थी, ये धरातल पे उन्होंने उतार दी।
अब ऐहिक तौर पे ये स्वराज्य का प्रदेश जो था ये 1680 में उन्होंने तैयार किया। वो 1690 तक 10 साल बाद थोड़ा सा घट गया उनके निधन के बाद। 1713 आते आते चंद किलोमीटर की परिघा में ये सिमटा। इसका मतलब ये है कि कल्पना तो धरातल पे उतर आई, साकार हुई, लेकिन वो कुछ चंद किलोमीटर परिघ में सिमट गई। सिमट तो गई, लेकिन सोच जो थी, वो नजरिया जो था, उसको कैसे मारोगे आप? यही बात तो हम अपने बारे में समझ जाते हैं, लेकिन अगर इन मोमिनों की सोच या उनका नजरिया क्या था वो जिक्र मैं करूं तो फिर आजकल गालियां भी बढ़ती हैं कि भाई योगेश तो विषैला है, घोर धर्मांध वो बन गया है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह, जब वो यूनियन कार्बाइड का घोटाला हो गया था, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई कि कहाँ भेजोगे इन मोमियों को? समुंदर में डुबोए क्या? समुंदर में ये आप डुबो नहीं सकते, या फिर मोमिनों को मारेंगे, कहाँ भेजेंगे मोमिनों को? ऐसा वाहियात प्रश्न अर्जुन सिंह ने जाहिर तौर पे पूछा था। मैं तो मित्रों कहता हूं मदरसे में चली ये जो सोच है ना उनकी गजवाए हिंद की, उसको मारना जरूरी है, और उसके लिए आसमानी किताब में कुछ बदलाव करना जरूरी है। जब इस डगमगाती हुई हिंदवी स्वराज्य की कमान बालाजी विश्वनाथ जैसे योग्य व्यक्ति के हाथ में आई तो उसने हिंदवी स्वराज्य को स्थैर्य दिया, हिंदवी स्वराज्य को तरक्की दी, क्योंकि सोच कायम थी। हिंदवी स्वराज्य, बालाजी ने हिंदवी स्वराज्य के लिए जो किया उसका अत्यंत सुंदर विश्लेषण हमारे भारत के मराठी महान इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई, जिन्हें रियासतकार सरदेसाई भी कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मराठा पीरियड। इसमें उन्होंने अत्यंत सुंदर विश्लेषण किया है। सरदेसाई जी लिखते हैं बालाजी ने क्या किया। एक, बालाजी ने घर का, भोसले खानदान का बचाव किया, घर बचाया बेसिक उनका। 2, सारे महाराष्ट्र के लोगों को उन्होंने खोई हुई वो पराक्रम की पहचान करवाई। 3, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति का उसने परिचय करवाया। 4, धर्मनीति और उच्चतम आदर्श के पीछे लगकर वर्तमान परिस्थिति से निराश जो जन थे उनको जगाने का काम किया। 5, हिंदू पद पातशाही की नींव को और मजबूत किया। जाहिर है इससे महाराष्ट्र प्रदेश तो संपन्न उसने बनाया ही है। छत्रपति शिवराय की सारी नीतियां पुनः प्रस्तापित करके मराठाओं का जो खोया हुआ जज्बा था ना, वो पुनः जागरूक किया। बालाजी ने औरंगजेब का काल भी देखा था, एक रियासत को रसातल में बर्बाद होते हुए भी देखा था। जीवन मूल्यों का ह्रास कैसे होता है और वो होने से आने वाली मानसिक दरिद्रता को भी वो उसने समझ लिया था, और यही कारण है कि उसने जो काम किया उससे मराठाओं का हिंदी स्वराज्य का परचम अगले 100 साल तक भारत में फैलाता रहा। ये पूरे शताब्दी में मित्रों मराठाओं का भारतवर्ष का सबसे समर्थ और बलाढ्य साम्राज्य उसने खड़ा किया। अंग्रेजों ने 1818 में हिंदुस्तान की सत्ता मराठाओं से छीनी थी,
ना कि नकारते अय्याश बुजदिल और नपुंसक मुगलों से छीनी थी। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज भी हमारी मानसिकता यही कहती है कि अंग्रेजों ने सत्ता छीनी थी कि भाई मुगलों से छीनी थी। क्यों? क्योंकि वो 1857 का नायक तो बहादुर शाह जफर ही था। अब ये प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा 100 साल से बलाढ्य मराठा साम्राज्य, तो फिर 1857 में ऐसा क्या हुआ कि नाना साहब पेशवा को 1857 के स्वातंत्र युद्ध की कमान उस बुढ़े बादशाह को सौंपनी पड़ी? इस कृपया मेरा वो 1857 स्वातंत्र युद्ध का सारे एपिसोड जो है वो विस्तार से सुने। अगर वो ध्यान से आपने सुने होंगे तो मैंने बड़े विस्तार से वहाँ कारण उसके बताए हैं। आप सोचो कि मानसिक तौर पे पूर्णतः इस्लामिक बन चुके शाहू का साथ देके फिर एक बार हिंदवी स्वराज्य की आवाज़ बुलंद करना आसान नहीं था। और यही एकमेव कारण है कि शाहू की मुगल परस्त जो सोच थी वो बालाजी विश्वनाथ को उस सोच से भी लड़ना पड़ा। लेकिन अपने चातुर्य, कूटनीति और राष्ट्र प्रेम, इन गुणों से उसने शाहू की सोच में परिवर्तन लाया, क्योंकि शाहू का खून भी छत्रपति शिवराय का ही था। पूज्य सरदेसाई ने विश्लेषण में एक विधेय भी जोड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखते हैं, छत्रपति शिवराय के निधन के बाद नागपुर से लेके कर्नाटका तक श्री शिवराय के वजह से मराठाओं को जो अपने आंतरिक शक्ति की अनुभूति हुई, उसका दुरुपयोग होना भी तुरंत बाद यानी 1720 के बाद शुरू होना चालू हुआ। 1710 पर इस पूरे इलाके में जो भी छोटे मोटे मराठे सरदार स्वतंत्र रूप से राज्य कारभार कर रहे थे, वो स्वैराचारी बन गए। उस पर नकेल कसने का काम बालाजी ने निश्चित किया है, प्रयत्न किया है। पूरा नकेल बालाजी नहीं कस पाया, क्योंकि मैंने कहा कि बालाजी ने श्री शिवराय जैसी नींव को मजबूत करने का, उन श्री शिवराय ने जो रखी हुई नींव थी वो मजबूत करने का काम बालाजी ने किया। लेकिन यह करते करते बालाजी इतना बलवान और वो भी इतना रसूखदार हो गया कि श्री शिवराय की वो अष्टप्रधान मंडल प्रणाली जो शिवराय ने शुरू की थी वो ह्रास हो गई। वहीं सरदारों की उसके बजाय वो जागीरी प्रदान करने का जो प्रघात नया बंद हो चुका था, वो बालाजी के समय मराठाओं को फिर अधिकार मिल गया। एक बार जागीरी मिल गई तो उत्पन्न भी आना शुरू हो गया। लेकिन उस उत्पन्न आते 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 उसके साथ विकृतियां भी हावी हो गई, क्योंकि उसके बाद बालाजी कोई योजना नहीं बना सका 1710 के बाद। हाँ, थोड़ा सा प्रयत्न तो बार बार उसने 4-5 बार प्रयत्न किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। उसका उत्कृष्ट उदाहरण इंदौर और ग्वालियर है। आगे चल के हम जानते हैं होलकर ने क्या किया, शिंदे ने क्या किया। उन्होंने योगदान भी किया और नुकसान भी नहीं किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन बालाजी की नीयत पे हमें शक नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हर एक चीज़ के फायदे भी हैं, टोटे भी हैं। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो बालाजी ने शुरू की, उसके फायदे भी थे, बहुत सारे थे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अर्थकारण का इससे हुआ। कैसे? युद्ध में एकता दिखा के मराठा बलाढ्य तो हो गए, लेकिन उसके साथ लालची हो गए। मोह और कपट
ये तीनों अवगुण उन्होंने आचरित करना शुरू कर दिया। सातारा में, मध्य तिजोरी में, इन सभी जितनी भी स्वायत्त रियासतें थीं, उनका वार्षिक टैक्स कम होने लगा। उनका भुगतान लगातार कम होने से समस्या तो पैदा हो गई। पेशवा हमेशा मरते दम तक कर्ज के तले डूबे रहे। ये सबसे बड़ा नुकसान ये डिसेंट्रलाइजेशन ने किया, क्योंकि जागीरदारों से पैसा वसूल करने में बहुत सारे शक्ति का व्यय होने लगा, समय बहुत बर्बाद होने लगा। सेंट्रल टैक्स देने में ये जागीरदार जितने भी थे, रियासतदार, ये भ्रष्टाचार भी करने लगे। अय्याशी, भव्य दिव्य खुद को दिखाना, ऐश्वर्य दिखाना, ऐसी कई गलत लत इन जागीरदारों को लग गई, तो इससे वो भी कंगाल हो गए। तो अगर जागीरदार कंगाल हो गए, भ्रष्टाचार शुरू हुआ, तो जाहिर है सेंट्रल सिस्टम जो थी वो भी कंगाल हो गई। अब नए पद्धति में ये जो मैंने ऊपर आपको दोष बताए, वो उत्पन्न होने से अगले 40 साल फिर एक बार अंधाधुंध परिस्थितियां होनी शुरू हो गई। अब ये जो फैलाव है, ये आगे चल के वृद्धिंगत होने लगा। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पुण्य भूमि है, जहाँ जब भी समाज में उलट पलट होगी, अत्याचार, बलात्कार, ये भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ेगा, तो देवता तो धरती पे उतरेंगे असुरों का संहार करने के लिए। वंदे मातरम।